जय हिंद साथियों। शुभम नामदेव नाम है हमारा और आप जुड़ चुके हैं अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल से, जिसमें हम यूनिट 7 से संबंधित टॉपिक को समझेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर संरचना की और इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लगभग एक ही वीडियो में 30 पेजों को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है। आपको पेशेंस बनाए रखना है और पूरे वीडियो को कंप्लीट करना है, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हम आपको बता दें, अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारा महत्वपूर्ण कंटेंट मिलेगा जो आपकी सफलता में सहायक होगा और आपको डिप्टी कलेक्टर बनाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट डली हुई हैं, पहले से मैराथन वीडियो की प्लेलिस्ट भी डली हुई है, तो आप उन पर जाइएगा, वीडियो देखिएगा और अपनी सफलता जो है वो सुनिश्चित कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम मानव शरीर संरचना को। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर करिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। आज पहली बार मैंने यूट्यूब चैनल पर अपना नाम बताया है ना। तो क्या है, कमेंट में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर अपना नाम बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए। तो मैंने सोचा ठीक है बता देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो ऐसे ही नहीं बोला करते थे कि कोई बात नहीं नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ होता है। तो नाम तो ऐसे ही नहीं बोलते थे। हाँ, लेकिन अब आपने बोला है तो शायद अब आपको प्रत्येक वीडियो में सुनने को भी मिलेगा, तो उससे आपको याद हो जाएगा। और मेरा नाम याद हो ना हो, जो कंटेंट परीक्षा में आने वाला है वो आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये जो आप बाजू से देख पा रहे हो हम पढ़ेंगे लिखा है। इसमें हम कोशिका विज्ञान को समझेंगे, एनिमल टिश्यू है ना, कंकाल तंत्र, रक्त संगठन, रक्त परिसंचरण तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मानव नेत्र संरचना, श्वसन तंत्र, पोषक तत्व, पाचन तंत्र, अंतःस्रावित तंत्र और उत्सर्जन तंत्र को हमें देखना है। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। मानव शरीर संरचना वाला टॉपिक है। ये परीक्षा धाम की बुक है जो यूनिट 7 विज्ञान एवं पर्यावरण के नाम से आती है। परीक्षा धाम यूनिट 7 है। शुरू करते हैं। पहले हम कोशिका के प्रमुख अंगों को डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर उन्हीं को विस्तार से समझेंगे। तो अब स्क्रीन पर देखेंगे कोशिका के प्रमुख अंगों में रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ग्लॉजिकाए, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली शामिल है। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन इनसे जो अंदर विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हम जीव द्रव्य से शुरू करते हैं। देखो, जीव द्रव्य क्या होता है? जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। तो जो जीव होता है ना, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा की जो होता है, जीव की सारी क्रियाएं इसी पर आधारित होती हैं, प्रोटोप्लाज्मा पर। इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक तो कोशिका द्रव्य होता है और दूसरा केंद्रक द्रव्य होता है। जीव भार जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में क्या होता है? कोशिका द्रव्य में यह कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। तो जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीचों बीच रहता है। वहीं जो केंद्रक द्रव्य है न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका के केंद्र के अंदर ही होता है। तो केंद्रक द्रव्य केंद्र के अंदर होता है। जीव द्रव्य में जो शामिल होते हैं भाग, उनको देखो, यहाँ से क्वेश्चन पहले बना है। जीव द्रव्य के भागों कुछ इस प्रकार से मिलकर बनता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में आपको 70% जो है वाटर मिलेगा, कार्बन 10% और हाइड्रोजन जो है वह भी 10%। इसके साथ ही ऑक्सीजन 7% और अन्य जो है वो 3% देखने को मिलेगा। इस प्रकार जीव द्रव्य का 100% जो संगठन है वो बनता है। तो 70% आपको याद रखना है जल, 10% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 7% ऑक्सीजन और 3% अन्न को याद रखना है। जीव द्रव्य के बाद हम कोशिका भित्ति की बात करें उससे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। देखो, डायग्राम में ये मानव शरीर आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले क्या होता है? कोशिका बनती है। सबसे पहले बनती है कोशिका, कोशिका से बनते हैं ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से बनता है अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ही बनता है ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर बनता है। तो इस प्रकार से हमें कोशिका विज्ञान को समझना है। कोशिका शरीर की जो होती है सबसे छोटी रचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई होती है। तो पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो कोशिका है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है, रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने 1665 में
कोशिका की खोज की और इसे कोसा नाम दिया था। इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। अलग अलग क्वेश्चन बनता है और अलग अलग ही आपको याद रखना है। हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम बहुत ही लेट चल रहे हैं और एग्जाम बहुत करीब है, इसलिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना होगा। और अगर वीडियो ज़्यादा तेज चल रहा हो तो यूट्यूब ने फैसिलिटी दे रखी है, आप उसके माध्यम से हमारी आवाज़ को थोड़ा, हमारे जो बोलने के तरीके को थोड़ा धीमा कर सकते हैं और आप आराम से सुन सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की कब? 1900 माफ कीजिएगा 1665 में निर्जीव कोशिका की। लेकिन सजीव कोशिका की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। 9 साल बाद जो है ल्यूवेनहॉक ने सजीव कोशिका की खोज की और इसे नाम दिया गया बैक्टीरियम नाम दिया गया था। कोशिका का जो मापन है वो माइक्रोन में किया जाता है। तो पूछा जाए कोशिका का मापन किया जाता है माइक्रोन में, आप आंसर करेंगे। इससे पहले हमने जीव द्रव्य को देख ही लिया है। अब हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सेल बॉल जो होती है ना, कोशिका भित्ति सेल बॉल, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है सेल बॉल। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए आगे तो आपको कमेंट करते जाना है साथ साथ। कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिका भित्ति सेल्यूलॉज की बनी होती है, यह भी पूछा जा सकता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलॉज की बनी होती है। यह कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल, इसीलिए इसको सेल वॉल कहा जाता है। वॉल दीवार है ना। कोशिका ये भित्ति जो है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। कमेंट करने के लिए आपसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ताकि आपको ये फील हो सके कि आप ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए हो हमसे। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे। प्रत्येक कोशिका एक बाहरी परत से घिरी होती है। तो जो प्रत्येक कोशिका होती है एक बाहरी परत से घिरी होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है, इसी को ही प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन्स है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थ का निर्धारण करना होता है। कोशिका झिल्ली का काम है ना। तो हमने क्या क्या देखा एक बार देखो। हमने सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में देखा, उसके दो भाग देखे। जीव द्रव्य जो होता है वो जीवन का आधार माना जाता है। फिर हमने देखा जीव द्रव्य कैसे मिलकर बनता है। उसमें 70% वाटर होता है, 10% कार्बन होता है, 10% हाइड्रोजन होती है, 7% ऑक्सीजन होती है और 3% अन्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन पाया जाता है। फिर हमने कोशिका भित्ति सेल वॉल की बात की जो सेल्यूलोज की बनी होती है और फिर हमने कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली की बात की जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अब हमें देखना है न्यूक्लियस के बारे में जानना है, केंद्रक के बारे में जानना है। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में जानना है, केंद्रक के बारे में। देखो अगर वीडियो में पीडीएफ आपको ठीक ढंग की नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लेना है थोड़ा सा ताकि आपको वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ सके। न्यूक्लियस की बात करेंगे, केंद्रक की बात करेंगे तो केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। पूछा जाए कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं तो केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक के अंदर उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो जो केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, उसी को कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में रहता है जिसे क्रोमोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। तो जो क्रोमोटीन होता है यह केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ के रूप में जाल के रूप में होता है। इसे क्रेमेटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे धागों के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। इन धागों को क्रोमोसोस यानी कि गुणसूत्र कहा जाता है। मानव में 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, अर्थात कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। तो केंद्रक के बारे में पहला तो आपको यही याद रखना है कि कोशिका का मस्तिष्क है। दूसरा याद रखना है इसमें जो द्रव्य भरा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है या केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इसमें धागेनुमा पदार्थ का एक जाल होता है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं और यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। फिर हमने देखा कि जो क्रोमेटिन है सिकुड़कर जब कोशिका विभाजन होता है तो ये सिकुड़कर अनेक छोटे धागों के रूप में इकट्ठा हो जाता है और इन्हीं को क्रोमोसोस गुणसूत्र कहा जाता है। मानव में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम आते हैं राइबोसोम पर। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, यहाँ से प्रत्येक से क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है।
अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, तो इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा बनता है, एकमात्र क्वेश्चन आता है राइबोसोम से कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो आपको सही आंसर करना है राइबोसोम। क्या? राइबोसोम, इसको सही आंसर करना है। इसके बाद है पावर हाउस की बात करेंगे, माइटोकांड्रिया की बात करेंगे, है ना, माइटोकांड्रिया। इसकी खोज जो है वो अल्टमैन ने 1886 में की है। तो माइटोकांड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में की है। बेंडा ने इसका नाम माइटोकांड्रिया किया है। तो खोज तो अल्टमैन ने की थी, लेकिन नाम जो है वो बेंडा ने दिया है। कोशिका श्वसन स्थल है ये, कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। साथ ही कोशिका का पावर हाउस भी कहलाता है ये, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकांड्रिया। अब हम लाइसोसोम की बात करेंगे। लाइसोसोम की बात करें उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं ताकि आपको याद रहे और बीच बीच में आप कमेंट करते जाएं। तो आप जल्दी से कमेंट करिए और हमें बताइए कि कोशिका की खोज किसने की थी और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। साथ ही आप यह भी बताइए कि जीव द्रव्य में जो जल है वो कितने प्रतिशत होता है। जीव इसके साथ आप यह भी बताइए कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है। ये 3-4 कमेंट जो हैं वो आप जल्दी से कीजिए कि आपको याद भी है कि नहीं है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम लाइसोसोम की बात करते हैं। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की। इसका प्रमुख कार्य बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करना है। तो लाइसोसोम का कार्य होता है बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करना। कई बार मृत कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए खुद ही नष्ट हो जाती हैं, इसलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेंट्रोसोम की बात करें, तारक काय की बात करें सेंट्रोसोम की, तो यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका विभाजन में सहायक होता है, तो सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है गोल्जी कॉय, है ना। तो गोल्जी कॉय गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है इसे। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह पौधे में कोशिका भित्ति के निर्माण और जंतु कोशिका में लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। तो पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण में, वहीं जंतु कोशिका में लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है गोल्जी कॉय। खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने की है। यह प्रोटीन और वसा अणुओं के को संवहन करती है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधन ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहा जाता है, तो आप सही आंसर करेंगे गोल्जी कॉय। अंतः प्रदब्ध जालिका की बात करें, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही ढंग से समझ में आए। कोशिका द्रव्य में थैलीनुमा संरचना होती है। अंतः प्रदब्ध जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस संरचना के कुछ भागों पर छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच संबंध स्थापित करता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र कहा जाता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है इतने सारे फैक्टों में। पूछा जा सकता है कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो आप सही आंसर करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह 2 प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है 2 प्रकार का होता है, यहाँ से आपको समझना है। एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। तो जो स्मूथ है ना, उसमें राइबोसोम नहीं होता है, यह लिपिड का संश्लेषण करती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड का संश्लेषण करती है और इसमें राइबोसोम नहीं होता है। जबकि जो स्मूथ तो हो गया, इसे हिंदी में चिकना कहते हैं। वहीं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है और यह प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 रूप याद रखने हैं, एक तो स्मूथ और एक रफ। अब हम आते हैं बोकल्स पर, रिक्तिका पर। यह जंतु कोशिका में अधिक किंतु छोटे आकार की होती हैं। तो जो रिक्तिका है ये जंतु कोशिका में अधिक पाई जाती हैं, लेकिन आकार इनका कैसा होता है? छोटा होता है। और पादप कोशिका में कम पाई जाती हैं, तो आकार इनका कैसा होता है? बड़ा होता है। इनका प्रमुख कार्य कोशिका में जल संतुलन करना है। और रिक्तिका का आवरण जो है वो टोनोप्लास्ट कहलाता है। तो रिक्तिका का जो आवरण होता है वो टोनोप्लास्ट कहलाता है। आप ध्यान से समझो कहना क्या चाह रहे हैं। जो बोकल्स है रिक्तिका है
जो जंतु कोशिका होती है उसमें बहुत सारी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन इनका जो आकार होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। और जो पादप कोशिका होती है ना, उसमें आकार तो बहुत बड़ा होता है लेकिन कम मात्रा में पाई जाती हैं, और इनका जो आवरण होता है रिक्तिका का उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। अगले पेज पर आते हैं और देखते हैं प्लास्टिड को, यानी कि लवक को। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। तो लवक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक तो होता है हरित लवक, है ना, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है हरित लवक। इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण रहित होता है। तो जो हरित लवक होते हैं उनके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसे पर्ण रहित कहते हैं। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, पादप कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। और इसमें पर्णहरित होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? सहायता करता है, भोजन इसी से बनता है। अब बात करते हैं आवरणी लवक की। ये कैसा होता है? रंगहीन लवक होता है आवरणी लवक। यह पौधों के उन भागों में कोशिकाओं में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, जैसे भूमिगत जड़ और तनों में ये पाया जाता है। वर्णी लवक जो है ये रंगीन लवक हैं। तो अवर्णी में रंग नहीं होता, लेकिन इसमें होता है वर्णी में। ये प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे फूल, फल आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपियन के कारण होता है। तो पूछा जा सकता है टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपियन कारण है इसका। लाइकोपियन लवक जो है इसका कारण है। गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, गाजर का नारंगी रंग। अब हम कोशिका के प्रकारों को देखेंगे, है ना, और इनको बड़े ध्यान से समझेंगे। आप 1 मिनट रुकेंगे। कोशिका के प्रकार को समझना है तो केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे हम 2 भागों में बांटते हैं। इसमें केंद्रक की अनुपस्थिति और उपस्थिति। तो पहला जो भाग है वो है प्रोकैरियोटिक। कौन सा है? प्रोकैरियोटिक इसे कहा जाता है। यहाँ प्रो मतलब होता है एब्सेंट और कैरियो मतलब होता है केंद्रक, जिसमें केंद्रक जो है अनुपस्थित है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यह कोशिका का आकार छोटा होता है और यह एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। उदाहरण के लिए यह कोशिका जीवाणु, वायरस, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आदि में पाई जाती है। तो ये जो होती है ना प्रोकैरियोटिक कोशिका, यह कोशिका का आकार छोटा होता है और एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है। पहला, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। तीसरा, ये इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे कोशिका जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, साइनोबैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। अगला है यूकैरियोटिक। इसका यू का अर्थ होता है प्रेजेंट और कैरियो का केंद्रक। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। यह कोशिका का आकार तो बड़ा होता है और यह एक बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। जंतु कोशिका हो गए, पादप कोशिका, कवक कोशिका आदि में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो पैतृक कोशिका से नई संतति कोशिकाओं के बनने की क्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। कोशिका विभाजन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है ना। एक तो होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन को आपको 2 मुख्य प्रकार से याद रखना है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है? जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री कोशिका विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। तो इसको एक तो ये याद रखना है आपको कि इसी को कहा जाता है कायिक कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में 2 एक समान कोशिकाएं बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या भी समान होती है, इसीलिए इन्हें समसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? 2 कोशिकाएं बनती हैं जो एक समान होती हैं, है ना, और एक समान ही इनमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें समसूत्री विभाजन कहा जाता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह विभाजन वृद्धि और मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होते हैं। समसूत्री विभाजन एक सतत प्रक्रिया है जिसे निम्नलिखित 5 चरणों में बांटा जाता है। तो ये समसूत्री विभाजन की सतत प्रक्रिया है जो उसको 5 चरणों में बांटा जाता है। पहला है प्रोफेज, ये पहला चरण होता है। दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, टीलोफेज और साइनोकाइसेनिस, ये 5वां चरण है।
इन चरणों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कहीं से, क्योंकि 0.1% तो चांस कहीं न कहीं से रहता है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आने का। अगर आता है तो आप ज़रूर कर पाएँगे। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन के बाद अर्धसूत्री विभाजन को देखें तो इसमें क्या होता है, विभाजन प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होता है। तो जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिका का, वो कहाँ होता है, प्रजनन अंगों में होता है। इन कोशिकाओं विभाजन में बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और यह विभाजन जीवों के में विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। इसको 2 चरणों में बांटा गया है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, इसे 4 उपभागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यही 4 अभी ऊपर देखे और इसके साथ एक और देखा था जोड़ के। वहीं अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है, द्वितीय है, उसको भी इन्हीं 4 फेजों में बांटा गया है। ये क्या है, ये प्रक्रिया करने का जो प्रोसेस होता है उनका, ये उसके पार्ट होते हैं ना, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। जंतु को ऊतक की बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, बनावट और कार्य समान हो, ऊतक कहलाते हैं। तो कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, बनावट और कार्य जो समान हो, ऊतक कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला ऊतक जो होता है उसे उपकला ऊतक कहते हैं, दूसरा संयोजी ऊतक होता है, तीसरा तंत्रिका ऊतक होता है और चौथा पेशी ऊतक होता है। तो जानवरों में, जंतुओं में जो है 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, उपकला, संयोजी, तंत्रिका और पेशी। ये याद रखने हैं चारों के चार, द्वारा से समझेंगे आप, है ना। तो अब इनको विस्तार से समझेंगे। उपकला जो ऊतक है, उपकला ऊतक में आपको याद रखना है कि यह ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र जगहों पर पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाहरी सतह पर, फेफड़े, वृक्क, यकृत एवं जनन ग्रंथियों के भीतर सतह आदि में उपकला ऊतक जो होता है जंतु कोशिका में, उसको पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा है संयोजी ऊतक। ऐसे ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इनका उदाहरण है रक्त, टेंडन और लिगामेंट जो है वो संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण होते हैं। नर्वस टिश्यू की बात करें तंत्रिका ऊतक की, तो मस्तिष्क में पाए जाने वाले ऊतक तंत्रिका ऊतक कहलाते हैं। इन्हें संवेदनशील ऊतक भी कहा जाता है। तो यह पूछा जा सकता है कि जंतु कोशिका के ऊतक में वह कौन सा प्रकार है जो मस्तिष्क में पाया जाता है, तो उसे तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। इसे संवेदनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है पेशीय ऊतक। इसे संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है क्योंकि इसे शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं और यह 3 भागों में बांटा गया है। ऐच्छिक रेखीय ऊतक, है ना। तो पहला है ऐच्छिक रेखीय, दूसरा है अनैच्छिक और तीसरा जो है हृदय ऊतक। तो जो पेशीय ऊतक है इसको 3 भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक रेखीय ऊतक, अनैच्छिक रेखीय और हृदय रेखीय। ऐच्छिक रेखीय में क्या होता है, यह ऊतक शरीर की उन भागों में पाए जाते हैं जो इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। उदाहरण, आंखों की पलकें और जीभ, ये इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं पेशीय ऊतक जो होते हैं उसका पहला है ऐच्छिक। अब अनैच्छिक की बात करते हैं। यह ऊतक शरीर के उन भागों में पाए जाते हैं जो अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं, जैसे आहार नली और रक्त वाहिनी। वहीं जो हृदय ऊतक होते हैं, यह ऊतक केवल हृदय की दीवारों में पाए जाते हैं। हृदय की गति इन्हीं ऊतकों के कारण होती है जो बिना रुके पूरे जीवन भर कार्य करते रहते हैं। तो हम कंकाल तंत्र पर आए उससे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रह जाएं, क्योंकि बिना रिवीजन के तो चीज़ें होने वाली से नहीं है ना। तो हमें रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस टॉपिक को जब हमने शुरू किया तो सबसे पहले हमने कोशिका के बारे में जाना कि कोशिका विज्ञान क्या है। कोशिका जो होता है शरीर की सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। आप ध्यान से सुनते जाएंगे, मैं बोलता जा रहा हूँ। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की निर्जीव कोशिका की। उसके बाद ल्यूवेन हॉक आए और 1674 में इन्होंने सजीव कोशिका की खोज कर दी, जिसका नाम बैक्टीरियम रखा गया। कोशिका का मापन जो है वो माइक्रोकॉन में किया जाता है। यह भी हमने देखा कि कोशिका का जो
मापन है माइक्रोन में किया जाता है। फिर हम आए जीव द्रव्य पर, और जीव द्रव्य के बारे में हमने जाना, इसे जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं, जीव द्रव्य के द्वारा। यह दो भागों में बांटा गया था। हमने इसे दो भागों में बांट के देखा, कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है ना, और दूसरा देखा था केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। जीव द्रव्य में कुछ चीज़ें मिलकर बनता है, जिसमें हमने देखा कि वाटर जो है वो 70%, कार्बन 10%, हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन 7% और अन्य तत्व इसमें 3% होते हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ जो है वो प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। फिर हम सेल वॉल के बारे में जाना, हमने जाना कि केवल पादप कोशिकाओं में ही सेल वॉल जो है वो पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की ही बनी होती है और एक कोशिका को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, ये हमने जाना था। फिर हम सेल मेम्ब्रेन पर आए और हमने देखा कोशिका झिल्ली के बारे में। इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली, आपको याद रखना है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। जब हम आगे बढ़े तो हमने केंद्रक के बारे में देखा, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कोशिका का मस्तिष्क होता है। धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में रहता है जिसे केमोटीन कहते हैं, और यह प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। केंद्रक द्रव्य, किसे केंद्रक द्रव्य की बात हो रही है। कोशिका विभाजन के समय केमोटीन सिकुड़कर अनेक धागों में इकट्ठा हो जाता है, जिसको क्रोमोसोम गुणसूत्र कहा जाता है। हमने यह भी देखा कि मानव में 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, और अगर कुल गुणसूत्र देखे जाएं तो 46 होते हैं। राइबोसोम के बारे में जाना, हमने ये देखा कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया की ओर बढ़ गए थे। हमने ये जाना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, अल्टमैन ने इसकी खोज की और बेंडा ने इसको नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि लाइसोसोम, जिसे डी डुबे ने खोजा था, और इसे आत्महत्या की थैली के रूप में भी जाना जाता है। तारक काय कोशिका विभाजन में सहायक होता है। गोल्जी काय कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की, है ना, और प्रोटीन और बसा अणुओं को संवहन करती है ये, कौन, गोल्जी काय। अंतः प्रदब्ध ज्वालिका के बारे में जाना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। ये कोशिका द्रव्य में थैलीनुमा संरचना होती है, और इसमें कुछ छोटी छोटी कणिकाएं लगती रहती हैं जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। हमने इसको दो प्रकार से देखा था, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम जो होता है वो नहीं होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अनुपस्थित रहता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम उपस्थित रहता है, और एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। बोकल्स जो होती है ना, रिक्तिका जो होती है, हमने देखा ये जंतु कोशिका में अधिक लेकिन आकार में छोटी, और पादप कोशिका में कम लेकिन आकार में बड़ी। साथ ही हमने यह भी देखा कि टोनोप्लास्ट का जो आवरण होता है रिक्तिका का, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जब हम आगे बढ़े तो हमने लवण के बारे में देखा, लवक के बारे में। ये तीन प्रकार थे, हरित लवक, अवर्णी और वर्णी। हरित लवक क्या होता है, हरित लवक, इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है और इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं हरित लवक की वजह से। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिकाओं की क्या कहा जाता है, रसोई कहते हैं। फिर हम अवर्णी लवक के बारे में आए, और अवर्णी लवक के बारे में हमने ये देखा कि ये रंगहीन होता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है ये वहां पर पाया जाता है, जैसे भूमिगत जड़ और तनों में पाया जाता है अवर्णी लवक। वर्णी लवक, इन ये अलग अलग रंग का होता है, लाल, पीले, नारंगी, और ये फल और फूलों में, पत्तों में ये रंग का कारण बनता है कि वो उनका रंग ऐसा क्यों है। जैसे टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण, लाइकोपियन के कारण, और गाजर का नारंगी रंग होता है कैरोटीन के कारण, ये हमने देखा था। कुछ चीज़ें आपसे भी पूछी जा सकती हैं तो आपको भी बताना है ना। फिर उसके बाद हमने कोशिका विभाजन देखा, है ना, प्रोकैरियोटिक और कोशिका के प्रकार देखे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब एब्सेंट होता है, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं होता है, और यह कोशिका का आकार यहाँ पे कैसा होता है, छोटा होता है, और एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। वहीं जो यूकैरियोटिक होती है ना, यूकैरियोटिक प्रकार है कोशिका का, इसमें केंद्रक भी होता है, आकार में बड़ी होती हैं, और बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने कोशिका विभाजन के बारे में समझा। हमने दो प्रकार देखे, समसूत्री विभाजन और अर्ध समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जानना बिल्कुल आसान है, समसूत्री इसका जैसा नाम है, इसमें ही दो समान कोशिकाएं बनती हैं और समान गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। साथ ही इसका एक और नाम है, कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है इसको। जब हम अर्ध समसूत्री विभाजन पर आए तो हमने देखा कि
यह विभाजन जो है प्रजनन अंगों की कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसके परिणाम स्वरूप जो होता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे रह जाते हैं, इसीलिए इनको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। फिर हम इसके और भी चीज़ों पर बढ़े और हमने आगे बढ़ते हुए पेशिकीय ऊतक में बहुत सी चीज़ें देखी थी और फिर हम आगे बढ़ गए थे और अब हमें बात करनी है कंकाल तंत्र की, स्केलेटन सिस्टम की, यहाँ से बात करेंगे। तो अच्छा लग रहा है वीडियो में, अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार जय हिंद लिखिएगा और है ना वो होता है ना थंब वाला इमोजी, उसको सेंड कर सकते हो आप। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका ढांचा जो है वो हड्डियों का बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं जिनकी सहायता से हड्डियों को जोड़ा और जोड़ों को हिलाया जाता है। हड्डियां एवं मांसपेशियां शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती हैं। साथ ही मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। एक पॉइंट याद रखना है आपको, कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 के लगभग आसपास हड्डियां होती हैं और हड्डियों का अध्ययन जो है वह ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहते हैं। तो मानव शरीर का जो ढांचा बनता है जिन अंगों से मिलके, उसे ही कंकाल तंत्र कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दोबारा से सुनिएगा ताकि रिवीजन ना करना पड़े। इसके लिए मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात जो शिशु होता है उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं। जो हड्डियों का अध्ययन होता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है और मानव शरीर का जो ढांचा बनने में जो अंग होते हैं उनको कंकाल तंत्र कहा जाता है। अब हम आते हैं कंकाल तंत्र कैसे कार्य करता है। कंकाल शरीर को एक निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करता है। प्राणियों के प्रचलन में सुगमता प्रदान करता है ना, लोकोमोशन में सुगमता प्रदान करता है। कंकाल की मज्जा गुहा बसा एकत्रित करने का कार्य करती है। जो मैरो कैविटी है ये क्या करती है? बसा को एकत्रित करने का कार्य करती है मज्जा गुहा। जीवित अंतः कंकाल लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। तो जो जीवित अंतः कंकाल होता है वो आरसीबी का निर्माण करता है। वहीं कंकाल में कैल्शियम एवं फास्फोरस संचित रहता है जो आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर शरीर को उपलब्ध होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कंकाल में कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है। तो आप जो अपना कैल्शियम और फास्फोरस है उसे व्यर्थ मत जाने दिया करो, है ना, वो हड्डियों से ही निकल के आता है। तो देखो क्या क्या देखना है। कंकाल के कार्यों में हम देख रहे थे ये निश्चित आकार प्रदान करता है, प्राणियों के प्रचलन में सुगमता प्रदान करता है। इसकी जो मज्जा गुहा होती है वो वसा एकत्रित करके रखती है, वसा एकत्रित करने का कार्य करती है। जीवित अंतः कंकाल लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। साथ ही यह भी याद रखना है कि कंकाल में कैल्शियम एवं फास्फोरस जो है वो संचित रहता है। अब हम कंकाल तंत्र के प्रकार देखेंगे जिसमें हमें पहला देखना है बाह्य कंकाल, है ना। तो इसका नाम ही है बाह्य कंकाल। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। बाह्य कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म से होती है। तो जो बाह्य कंकाल होता है उसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म या मीसोडर्म से होती है। उदाहरण के लिए बाह्य कंकाल में नाखून, बाल, सींग, खुर और कछुओं का ऊपरी कवच शामिल है। दूसरा है एंडोस्केलेटन यानी कि अंतः कंकाल। शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। यह मांसपेशियों मसल्स से ढका रहता है। इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मीसोडर्म से होती है। कशेरुकियों में अंतः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। तो मनुष्य में हड्डियां कितनी होती हैं? देखो इधर ध्यान से समझेंगे। 206 होती हैं जिसमें से अक्षीय होती हैं 80 और उपांगीय होती हैं 126। यहाँ पे कुछ हड्डियों के नाम लिखे हुए हैं तो आप उनको भी याद रख सकते हो। जैसे जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ये कहाँ पर है? ये जांग के यहाँ पाई जाती है ना। और ये जो यहाँ पर पाई जाती है इसे कहते हैं टीबिया। अक्षीय हड्डियां होती हैं जो वो 80 होती हैं, जिनमें सिर में 29 होती हैं, है ना। सिर में होती हैं 29, बक्ष में होती हैं 24+1 और रीढ़ में होती हैं 26 हड्डियां। तो अक्षीय देखते हैं पहले क्या होता है ना। इस भाग में कमर के ऊपर वाला भाग शामिल होता है, उसको कहते हैं अक्षीय। इसके 3 उपभाग होते हैं। एक तो सिर होता है,
सिर में 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें चेहरे में 14, खोपड़ी में 8 और कान में 6 और एक गले में कंठिका शामिल होती है। इस प्रकार से सिर में 29 हड्डियां शामिल होती हैं। जो वक्ष होता है, इसमें कुल 25 हड्डियां होती हैं। दोनों वक्ष में 12-12 हड्डियां एवं बीच में एक स्टर्नम हड्डी होती है। इसमें वक्ष में कितनी 25 हड्डियां होती हैं। आप यहाँ आएंगे तो देखो, ये सिर है, सिर में यहाँ पर कितनी 29 हड्डियां होती हैं, और ये जो वक्ष होता है इसमें 25 हड्डियां होती हैं। एक ये बीच वाली हड्डी होती है और बाकी 12-12 अलग हड्डियां हुआ करती हैं। इसके बाद रीढ़ जो होती है ना, रीढ़ में भी वयस्कों पुरुषों की रीढ़ में की हड्डियां जो है संख्या 26 होती है और बच्चों में 33 हुआ करती हैं। अब हम आते हैं उपांगीय पर, है ना। तो पहले हमने बात की किसकी, अक्षीय की, जिसमें सिर, वक्ष और रीढ़ को देखा। अब हम उपांगीय को देखेंगे। इसमें कंधा, अग्रपाद, पश्चपाद और कूल्हा आते हैं। कंधा में 4 हड्डियां देखनी है, अग्रपाद में 60, पश्चपाद में 60 और कूल्हा में 2, क्योंकि ये उपांगीय में टोटल 126 हड्डियां होती हैं। उपांगीय के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है कंधा। कंधा में इसे अंश मेखला और कॉलर बोन भी कहा जाता है। इसे शरीर की सबसे सुंदर हड्डी कहा जाता है, किसको, अंश मेखला या कॉलर बोन को। इनकी संख्या जो है 2 × 2 अर्थात 4 होती है। अग्रपाद की बात करें, इसमें दोनों हाथ की मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। इसमें ह्यूमरस, रेडियो अलन अल्ना, रेडियस, कार्पलस, मेटाकार्पलस और फेलेंजस आदि हड्डियां शामिल हैं। पश्चपाद की बात करें तो इसमें दोनों पैरों की मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। इसमें फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजस हड्डियां शामिल हैं। जो कूल्हा होता है, इसमें 2 हड्डियां होती हैं। इसे श्रेणी मेखला भी कहा जाता है। हड्डियों से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। तो जो ओसीन होता है, हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन को ओसीन कहा जाता है। जो हड्डियों में प्रोटीन होता है उसे ओसीन कहते हैं, और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। जब पूछा जाए प्रश्न में कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों में छिद्र रोग होता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, और हड्डियों में दर्द को ऑस्टियो अर्थराइटिस कहा जाता है। जब आपकी हड्डियों में दर्द हो तो समझ जाना कि ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया है। लेकिन ये जवान लड़के और लड़कियों में नहीं होता है, ये बुढ़ापे में होता है। ऑस्टियोपीनिया, इस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपीनिया जब रोग होता है तो इसमें क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है खराब हड्डियों को गलाने और उसके पुनः निर्माण में सहायक होता है, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट जो है हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका होती है, ऑस्टियोब्लास्ट। अच्छा, बुढ़ापे में ही अधिकतर रोग होते हैं ना, क्योंकि उस समय शरीर कमजोर हो जाता है। और जैसे कभी कभी हमने देखा है कुछ लोग बात कर रहे होते हैं तो बताते हैं उस चीज को कि ये क्या है, आपके कर्मों का फल है। अच्छा, ये कर्मों का फल होता है, तो मुझे एक बात बताओ आप कि ये बुढ़ापे में ही क्यों, जवानी में ही क्यों इसकी ये जो फल है ना ये मिलता नहीं है। तुरंत के तुरंत फल मिलना चाहिए, एक बात होगी। दूसरी, जैसे रिबन वो है, अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है ना, और उसने ना जाने कितनी महिलाओं के साथ क्या क्या किया, बहुत कुछ किया। मैं सोच रहा था कि भगवान ऐसे लोगों को कब सजा देगा। ये इतने खतरनाक और इतने बुरे और घिनौने काम कर रहे हैं लोग, इनको अगर सजा नहीं देगा भगवान तो फिर इससे तो इस प्रकार से तो भगवान से लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि भगवान है ही नहीं, जबकि भगवान का तो काम है कि न्याय करना। अच्छा, जैसे किसी से बात हो रही थी मेरी, नाम बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान से न्याय चाहिए तो आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, भाई पूजा पाठ करिएगा उनका, उनको प्रसाद चढ़ाइएगा। तो ऐसा नहीं है, भगवान ये सब नहीं चाहता है कि प्रसाद चढ़ाएं आप तभी आपके साथ न्याय होगा। अगर भगवान ऐसा चाहे कि प्रसाद चढ़ाइए तो फिर तो भगवान रिश्वत ले रहा है, इसका मतलब है। तो भगवान तो ऐसा नहीं करता है ना, भगवान का काम है न्याय करना। हाँ, अगर भगवान होगा तो न्याय जरूर होता होगा देर से, और अगर भगवान नहीं है तो फिर क्या ही किया जा सकता है ना। वरना वो कहावत ही है कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो वो भगवान है जिसके यहाँ भगवान होने के बावजूद भी उनके यहाँ देर है, और लोग मनुष्यों से उम्मीद करते हैं कि समय पर यहाँ पर न्याय होगा। भगवान के यहाँ भी टाइम पे नहीं हो पा रहा न्याय, तो यहाँ कहाँ होगा न्याय, है ना। ठीक है, आते हैं हम कंटेंट पर वापस। देखो, भगवान से संबंधित जब भी कोई धर्म से संबंधित बात हो ना वीडियो में, तो आपको इस बात को ऐसे लेके चलना है कि ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है ना। ये सिर्फ एक डिस्कशन है। इस पे आप भी अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। विशेष स्थानों की हड्डियां व उनकी संख्या की बात करें तो कान जो है उसमें मेलियस और इनकस
और स्टेपस हड्डियां पाई जाती हैं। कान में टोटल 6 हड्डियां होती हैं और चेहरा जो होता है उसमें 14 हड्डियां होती हैं। रीढ़ की हड्डी 26 होती है इसमें और रीढ़ की हड्डी बच्चों में 33 होती हैं। मनुष्य के कपाल की हड्डियां 8, फीमर की हड्डियां 2 होती हैं और वक्ष में 24 हड्डियां होती हैं और एक बीच में हड्डी होती है वो 25 कर देती है। एग्जाम प्रीमियर लीग पर आते हैं, है ना। अभी इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है तो अभी हम एग्जाम प्रीमियर लीग चलाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है उसे फीमर कहते हैं और ये जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है, कान में होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है वो मैंडिबल है, जबड़ा है। मैंडिबल जो है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी है फीमर। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी है कैल्विकल, जो कि शोल्डर में पाई जाती है, कैल्विकल। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। जो अस्थि से अस्थि का जोड़ होता है उसको लिगामेंट कहते हैं। वहीं अस्थि व मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है जो 65% उपस्थित है। वहीं इसके बाद कार्बन 18%, है ना, और हाइड्रोजन जो है वो 9.5%, साथ ही नाइट्रोजन 3.2% पाया जाता है। आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन से संबंधित है। आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ के संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम संधि के प्रकार, ज्वाइंट के प्रकार देखने वाले हैं। तो अचल या रेशेदार जोड़ जो होता है वो खोपड़ी, पेल्विक हड्डी, ऊपरी जबड़ा के लिए होता है। और फ्रीली मोबाइल जो होता है ना, पूर्ण श्लेष जोड़, ये एटलस और एक्सिस के मध्य होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है तो आप कोशिश करें कि इसको स्किप ही कर दें तो ही अच्छा है। रक्त संगठन और परिसंचरण तंत्र की अब हम बात करेंगे। तो रक्त संगठन में हमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं पढ़नी होती हैं। प्लाज्मा जो होता है कैसे बना होता है? प्लाज्मा में 90% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है और 3% अन्य चीज़ें होती हैं प्लाज्मा में। वहीं रक्त कणिकाएं जो होती हैं इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है इसमें शामिल होती हैं। 3 चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। एक एक करके हम इनको विस्तार से समझते हैं। प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का और रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा ही होता है। रक्त में भोज्य पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा के कारण होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। यदि प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाले कारक फाइब्रिनोजन और प्लस थ्रोम्बिन को निकाल दिया जाए तो यह भाग सीरम कहलाता है। तो आपको याद रखना है प्लाज्मा में कि देखो प्लाज्मा में क्या क्या याद रखना है। पहले तो ये याद रखना है कि इसमें जल होता है 90%, प्रोटीन होता है 7% और कुछ अन्य तत्व होते हैं 3%। उसके बाद जब हम आगे आए तो हमने देखा रक्त का जो 55 से 60% है वो प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का परिवहन प्लाज्मा के कारण ही होता है। फिर हमने एक जो है तत्व देखा, कौन सा? प्रोटीन देखा, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन। ये प्लाज्मा में होता है जिसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब रक्त कणिकाओं की बात करते हैं। यह रक्त का 40 से 45% भाग होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आरबीसी, इसका अन्य नाम है इरिथ्रोसाइटिस। जो आरबीसी होती है इनका अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइटिस। इनका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण, और भ्रूण अवस्था में यकृत या प्लीहा में निर्माण होता है। वहीं संख्या जो होती है 5 से 6 मिलियन होती है संख्या शरीर में। जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो 20 से 120 दिन जीवन काल होता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में इनकी मृत्यु होती है। ये कार्य क्या करती हैं? O2 और CO2 का परिवहन करती हैं आरबीसी। अन्य तथ्यों को देखें तो इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पूछा जाए कि आरबीसी का लाल रंग किस कारण से होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो प्लीहा जो होता है इसको आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है और आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है, एक चीज। दूसरा, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है और प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। इतनी चीजें याद रखनी है। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी पर, श्वेत रक्त कणिकाओं पर। इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है और इनका जीवन काल मात्र 5 से 7 दिन का ही होता है।
पहले बुकों में 2 से 4 दिन लिखा आता था, अब 5 से 7 कर दिया है। संख्या जो है 4 से 10,000 के आसपास होती है ना, औसतन 7,000 होती है। लिम्फ जो है, लिम्फ डब्ल्यूबीसी के प्रकारों के अनुसार अलग अलग जगह लिम्फ में इनकी मृत्यु होती है और कार्य होता है शरीर की बीमारियों से रक्षा करना, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। इसके अन्य तथ्य देखें तो इसे शरीर का सैनिक कहा जाता है, तो सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ाने से ल्यूकेमिया अथवा ब्लड कैंसर होता है। तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने लगे तो ल्यूकेमिया या फिर कैंसर हो सकता है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होने से ल्यूकोपेनिया नामक रोग होता है। तो घट जाए तब भी दिक्कत है और बढ़ जाए तब भी दिक्कत है, इसलिए क्या करना है, संतुलित करके चलना है। डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। मोनोसाइट सबसे बड़े आकार की होती हैं डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, और लिम्फोसाइट जो होती हैं सबसे छोटे आकार की होती हैं। इओसिनोफिल्स जो होती हैं कवक और पैरासाइट पर नियंत्रण रखती हैं, इओसिनोफिल्स। वहीं न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं सर्वाधिक संख्या वाली डब्ल्यूबीसी 60% होती हैं न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती हैं सबसे कम संख्या वाली डब्ल्यूबीसी होती हैं बेसोफिल्स। ये 5 प्रकार आपको याद रखने हैं। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी, लिम्फोसाइट आकार में सबसे छोटी, इओसिनोफिल्स कवक और पैरासाइट से नियंत्रण, और न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक संख्या वाली डब्ल्यूबीसी। बेसोफिल्स जो है सबसे कम संख्या वाली डब्ल्यूबीसी कहलाती हैं। अब हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे। बिम्बाणु कहा जाता है इनको, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है और उनका कार्यकाल 3 से 5 दिन होता है। संख्या की बात करें तो ये 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास होती हैं। मृत्यु इनकी प्लीहा में होती है और रक्त का थक्का जमाने का एक कार्य करती हैं प्लेटलेट्स। अन्य तथ्य देखें तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के कार्य करता है और रक्त का थक्का जमने का औसत समय जो है 2 से 3 मिनट होता है। ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्सीलेट और पोटेशियम ऑक्सीलेट का उपयोग किया जाता है जिससे रक्त नहीं जमता है। तो जो ब्लड बैंक होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपने मान लो ब्लड डोनेट किया तो उसे रखा तो जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे जो रक्तदान शिविर लगते हैं वहाँ बहुत सारा रक्त इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी के ऊपर किसी को तुरंत चढ़ा दिया जा रहा है। तो जब ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जा रहा है तो उसमें सोडियम ऑक्सीलेट और पोटेशियम ऑक्सीलेट का उपयोग किया जाता है जिससे रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है हेपेरिन से संबंधित। हेपेरिन जो होता है ना, हेपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से शरीर के अंदर रक्त का धक्का नहीं जमता है। तो जो हेपेरिन है उसके, हेपेरिन नामक प्रोटीन की वजह से ही शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। नहीं तो ये जो चल रहा है ना बोन में रक्त, ये जम जाएगा आपका। किंतु चोट लगने पर हेपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है। हीमोफीलिया की बात करें तो शाही बीमारी कहा जाता है इसे। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। और अब हमें ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है, उससे पहले हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उनका जवाब हमें देंगे। तो देखो, जो जवाब नहीं देगा ना, मैं अगले वीडियो में बहुत डांटूंगा आपको, क्योंकि हर एक उसको देखने वाला हूँ मैं, सारे के सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, बताइएगा कि वह कौन सा प्रोटीन है जिससे रक्त का थक्का जमता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कोशिका के प्रकार 2 होते हैं, हमने देखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें से किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि कोशिका विभाजन में हमने कौन कौन से प्रकार देखे हैं। इसके बाद हमने जब कंकाल तंत्र पढ़ा था तो आपको बताना है कि मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करो, है ना। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, कुछ और कमेंट करिएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। मैंडिबल होती है। कौन सी, मैंडिबल। इसको मैंने ही बता दिया है। शरीर की दूसरी सबसे मजबूत हड्डी आप बताएंगे कमेंट में। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ, है ना। शरीर की सबसे सुंदर हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा है जो 65% पाया जाता है। कौन सा है। आपके ऑप्शन है
ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, इन चार में से मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जो हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन होता है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ओसीन, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोपिनिया या ऑस्टियोक्लास्ट। क्या है ऑप्शन सही? फिर हमने रक्त संगठन और परिसंचरण के बारे में जाना है। आई होप कि आपने कमेंट किया होगा, अगले वीडियो में मैं ज़रूर देखूंगा। फिर हमने रक्त संगठन में प्लाज्मा देखा और रक्त कणिकाएं देखी। प्लाज्मा जल, प्रोटीन और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है। आप बताइए प्लाज्मा में कितने परसेंट जल जो है वो पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है वो कितने दिन का होता है और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये कमेंट करिएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि आरसीबी का जो लाल रंग है वो किस कारण होता है? अब हम ब्लड ग्रुप पर आते हैं। आई होप कि आपने जरूर कमेंट किया होगा। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानें तो देखो, कौन किसको ब्लड दे सकता है इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो जो यूनिवर्सल डोनर है उसे ओ ग्रुप है। कौन सा? ओ ग्रुप। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए बी है। कौन सा? ए बी है। तो आप समझेंगे ध्यान से, क्योंकि यहीं पर समझ लेना है सीधे सारी चीज़ों को, फिर डायग्राम से ही सीधे हम आगे बढ़ जाएंगे। जो ए है, ब्लड ग्रुप ए वाले होते हैं, वो ए बी को दे सकते हैं, लेकिन वो ले किससे सकते हैं? तो ले सकते हैं सिर्फ ओ से। किससे? ओ से ले सकते हैं। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि ए बी वाले जो हैं वो ओ से भी ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं और बी से भी ले सकते हैं। और जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ए बी को दे तो सकते हैं लेकिन ए बी से ले नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो ए ग्रुप वाला है वो ए ग्रुप को ही दे सकता है। एक चीज़ हो गई, ठीक है ना? ए ग्रुप वाला ले किससे सकता है? ग्रुप ओ वाले से ले सकता है, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है, जो बी ग्रुप वाले हैं वो ए बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं और ओ को ले सकते हैं। इनकी भी स्थिति बिल्कुल ए जैसी है, ठीक है। अगला जो ग्रुप है वो है ए बी। ए बी जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, सबसे ले सकता है सबसे, लेकिन देता किसी को नहीं है। तो इसका काम है सिर्फ लेने का। और जो ओ है ये सबको देता है बस, है ना, इसका काम है देने का। तो इनको अभी हमने देख ही लिया है ना। आर एच फैक्टर पर आते हैं सीधे। रीसस बंदर पर वर्ष 1940 में लैंडस्टीनर व वीनर ने शोध किया। तो जो रीसस बंदर है उस पर शोध किया था लैंडस्टीनर व वीनर ने, जिसके बाद पाया गया कि कुछ ब्लड ग्रुप में आर एच उपस्थित था जो कुछ में अंतर नहीं था। अतः इस आधार पर ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव आर एच और उपस्थित जिसमें आर एच उपस्थित है उसको पॉजिटिव और जिसमें नहीं है उसको नेगेटिव में विभाजित किया गया। अब रक्त परिसंचरण तंत्र पर आते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की है। ये मानव हृदय के निम्न भाग होते हैं। यहाँ पर मानव हृदय के भाग दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो ध्यान से। हम सीधे विस्तार से आते हैं एक एक चीज़ें करके। पहला है आलिंद। ये हृदय का ऊपरी भाग होता है। कौन सा? आलिंद जो होता है ना, वो हृदय का ऊपरी भाग होता है। ये आप देख पा रहे हो, ये बायां आलिंद है और ये दायां आलिंद है, हृदय का ऊपरी भाग होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, बायां आलिंद और दायां आलिंद। दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। जो दायां होता है ना, दायां आलिंद, उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है CO2 युक्त। वहीं जो दाएं आलिंद में सुपेरियर वेना केवा खुलती है जो शरीर से अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में लाती है। तो दायां आलिंद जो होता है उसमें एक नस खुलती है, वेन खुलती है, जिसे कहते हैं सुपेरियर वेना केवा। इसमें क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त लाती है और कहाँ लाती है? दाएं आलिंद में लाती है। जो बायां आलिंद होता है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बाएं आलिंद में भी एक दूसरी वेन खुलती है, उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन खुलती है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। इसी को बोलते हैं पल्मोनरी वेन। कहाँ खुलती है? बाएं आलिंद में खुलती है। ये डायग्राम है। तो देखो, ये बॉडी है और यहाँ धमनियों से क्या हो रहा है?
रक्त का संचरण हो रहा है यहाँ से वहाँ। ये पल्मोनरी धमनी है ना, और ये दायां निलय है, दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है ना, यहाँ पे ये पल्मोनरी सिरा है, और ये दायां आलिंद है ना, इसमें भी सिरा खुल रही है। निलय की बात करें, हृदय का निचला भाग होता है निलय, इसके भी दो प्रकार होते हैं, बायां निलय, दायां निलय। दायां निलय में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, दाएं निलय में पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। तो जो क्या होता है, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों में, तो आपको क्या करना है, कहीं पर लिख लेना है, जहाँ आप बैठते हो ना, इन चीज़ों को लिख लेना और वहाँ पर लिख लेना, ताकि एक दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। दाएं निलय में अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, दाएं निलय को पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है, अशुद्ध रक्त को, और बाएं निलय से में शुद्ध रक्त प्रवाह होता है, बाएं निलय में धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। सिरा की बात करें तो इसे अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है सिराओं में, वेन में। इसका रंग नीला होता है और यह त्वचा के बिल्कुल नीचे स्थित होती है। कार्य शरीर से हृदय तक रक्त को ले जाना, किससे? बॉडी से ले जाती है हृदय की ओर रक्त को, कौन? सिरा। इसका काम होता है वापस ले जाती है हृदय की ओर। वहीं धमनी कार्य उल्टा करती है इससे। धमनी में शुद्ध रक्त होता है, तो जो सिराएं होती हैं ना, वो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं हृदय की ओर। वहीं धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से शरीर की ओर। कहाँ पर? हृदय से शरीर की ओर। जो सिराएं होती हैं वो नीले रंग की होती हैं, और जो धमनी होती है वो लाल रंग की होती हैं। पल्मोनरी धमनी की बात करें तो इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, किसमें? पल्मोनरी धमनी में। इसका कार्य है रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाना। जो अशुद्ध रक्त होता है उसको फेफड़ों में ले जाती है, किस लिए? शुद्ध करने के लिए। हृदय में कक्षों की संख्या देखें तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनमें 3 कक्ष होते हैं। अपवाद है मगरमच्छ, मगरमच्छ भी रेप्टाइल है लेकिन इसमें 4 कक्ष हैं। उभयचर में 3 कक्ष होते हैं, पक्षी में 4 कक्ष होते हैं, स्तनधारी में 4 कक्ष होते हैं, और कॉकरोच में 13 कक्ष होते हैं हृदय में। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार देखें तो एक तो होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला, एकल और दोहरा। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, इसमें रक्त का प्रवाह रक्त वाहिनियों में होता है। कहाँ पर होता है रक्त का प्रवाह? रक्त वाहिनियों में होता है रक्त का प्रवाह। इसमें रक्त प्रवाह का दाव और गति अधिक होती है। उदाहरण स्तनधारी, केंचुआ और पक्षी वर्ग। तो इसमें रक्त का प्रवाह कैसा होता है? रक्त वाहिनियों में होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र में। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र में जो है रक्त प्रवाह जो है रक्त वाहिनियों में ना होकर मुक्त शरीर में होता है। इसमें रक्त प्रवाह का दाब और गति कम होती है। जैसे आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच हो गया, मोलस्का हो गया, इनमें सिराओं या धमनी में नहीं बहता है रक्त, इनमें खुले शरीर में भरा होता है रक्त। एकल रक्त परिसंचरण, इसमें रक्त का प्रवाह हृदय में एक बार होता है, कारण पल्मोनरी अनुपस्थित और हृदय कक्षों की संख्या 2 होती है। जैसे मछली वर्ग हो गया, इसी में शामिल होता है। और दोहरा रक्त परिसंचरण ये होता है किसमें? स्तनधारियों में, सरीसृप में और पक्षी और उभयचर में। इसमें क्या होता है? रक्त का प्रवाह हृदय में 2 बार होता है, पल्मोनरी उपस्थित होती है और हृदय कक्षों की संख्या 3 से 4 होती है इनमें। हृदय स्पंदन, हृदय गति की बात करें, हृदय गति का तीव्र होना टेकीकार्डिया कहलाता है, जिसका प्रमुख कारण क्रोध व तनाव होता है। तो आपकी हृदय गति उस समय क्या होती है? तेज हो जाती है। इसको बोलते हैं टेकीकार्डिया, बोलते हैं हृदय गति, हृदय स्पंदन को। हृदय गति को तेज तीव्र होना टेकीकार्डिया कहलाता है, और कारण क्या होता है? क्रोध या तनाव इसका कारण हो सकता है। हृदय गति का मंद होना बेडीकार्डिया, तो टेकीकार्डिया, बेडीकार्डिया, टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया आराम से याद हो जाएगा। जिसके प्रमुख कारण धूम्रपान, एनीमिया है। हृदय वयस्कों में 1 मिनट में 72 बार व नवजात शिशुओं में 120 बार धड़कता है। दौड़ते समय हृदय की गति 110 और सोते समय 50 से 55 प्रति मिनट होती है। एग्जाम प्रीमियर लीग की बात करें तो ऐसे यानी कि सीनो ऑरिकुलर जो है नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। पूछा जाए हृदय का पेसमेकर कहा क्या किसे कहते हैं, अगर शॉर्ट फॉर्म लिखा हो ऐसे नोड तो ठीक है, और अगर फुल फॉर्म ही लिखा हो तो आपको सीनो ऑरिकुलर जो है वो उसको टिक करना है। ए वी नोड जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर, इसको हृदय का पेस सेटर कहा जाता है। तो पेस मेकर तो ऐसे नोड है, एवी नोड जो है वो पेस सेटर है। रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, जब हृदय धड़कता है तो धमनियों पर जो जो दबाव पड़ता है उसको रक्तदाब कहते हैं।
जब हृदय धड़कता है तो धमनियों पर जो दबाव पड़ता है उसको ही रक्तदाब कहते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो है वो 120 से 80 mmHg होता है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। पूछा जाए मनुष्य के हृदय मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, सामान्य रक्तदाब तो 120 से 80। जब रक्तदाब 120-80 के ऊपर होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर 120 से ऊपर चला जाता है तो हाइपरटेंशन कहा जाता है, और अगर नीचे रहता है तो हाइपोटेंशन कहा जाता है। क्या? हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन ऊपर चला गया तो टेंशन बन गई, नीचे आ गया तब भी टेंशन है, लेकिन हाइपो है ना, पहले हाइपर अब हाइपो। रक्तदाब को स्फेगमोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो जो रक्तदाब को मापने का कार्य किया जाता है, ब्लड प्रेशर को जिससे मापते हैं, उसको स्फेगमोमैनोमीटर कहा जाता है। हृदय धड़कन के समय उत्पन्न ध्वनि को लब डब कहते हैं। क्या कहते हैं? लब डब कहते हैं। हृदय के बाल्ब में कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे मरमर कहते हैं। तो हृदय का जो बाल्ब होता है उसमें भी कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको मरमर कहा जाता है। लेकिन जो हृदय धड़कन के समय उत्पन्न होती है ध्वनि, उसको लब डब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लब डब कहा जाता है। वो वाला लव नहीं है जिसके चक्कर में आप लोग जीवन खराब करने में लगे हुए हो, ये लब डब है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को समझेंगे, तो आप ध्यान देंगे चीज़ों पर। पानी आनी पीते जाना बीच बीच में, क्योंकि वीडियो जो है लंबा होने वाला है। वीडियो को जो एक बार में बैठ के देखे ना, चाहे कितना भी बड़ा वीडियो हो, अगर शुरू कर लिया है ना तो तभी उठना है जब एक बार में कंप्लीट हो जाए, है ना। हाँ, पानी यानी साथ में रख सकते हो, लेकिन बंद नहीं होना चाहिए वीडियो, तब मानी जाती है कि हाँ, तब होती है बात कुछ की पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में 4 बार उठ रहे हो, फिर बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, फिर उठ रहे हो, फिर यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, मोमोज खाने चले जाते कुछ लोग। सोचो, जिस आध घंटे के लिए आप निकले हो ना, उस समय भी कोई पढ़ रहा है आध घंटे के लिए, और आप फिर सोचते हो कि 1 नंबर से हमारा रह गया सिलेक्शन। तो क्यों नहीं रहेगा? उस 1 नंबर के लिए कोई तुम्हारे अलावा कोई और घंटों मेहनत कर रहा था, तो बिल्कुल उसका बनता है 1 नंबर ले जाना। वो मेहनत कर रहा है उतनी, और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो सीधा सा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के ना बेटा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को समझते हैं, और मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क शामिल है। इनमें भी अलग अलग भाग होते हैं। जैसे अग्र मस्तिष्क है, उसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल है। साथ ही जो मध्य मस्तिष्क होता है उसमें सेरिब्रल, कार्पुरा और पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम, पॉन्स और मेंडुला होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, अभी इनको विस्तार से समझेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम देख लेते हैं। देखो, जो मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क क्रेनियम हड्डियों से के नीचे बंद रहता है। मानव मस्तिष्क जो होता है क्रेनियम हड्डियों के नीचे बंद रहता है। मस्तिष्क का जो वजन है लगभग 1400 ग्राम होता है, और मस्तिष्क में 3 परतें पाई जाती हैं, जिनके ऊपर से नीचे की ओर क्रम है ड्यूरामेटर। तो देखो, जैसे ये मस्तिष्क होता है, आप ध्यान से समझना, ये मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क है, और इसमें ऊपर से नीचे की ओर 3 क्रम में जो है वो परतें पाई जाती हैं। तो सबसे ऊपर जो परत होती है ना, वो होती है कौन सी? ड्यूरा मैटर कहा जाता है उसे। तो उसे मैंने ग्रीन कलर से बनाया। सबसे ऊपर होती है ड्यूरा मैटर। कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर होती है सबसे ऊपर। उसके बाद आती है आर्कनोइड। कौन सी होती है? आर्कनोइड होती है उसके बाद। तो आर्कनोइड उसके नीचे होती है, और सबसे नीचे होती है प्यूरोमीटर। कौन सी होती है सबसे नीचे? पियामीटर होती है सबसे नीचे। तो पियामीटर सबसे नीचे होती है, जिसे हमने पीले कलर से बनाया है। अब हम अग्र मस्तिष्क की बात। पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, है ना। तो मस्तिष्क का पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। इसके बारे में देखते हैं और इससे क्या क्या संबंधित है। तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग होता है। इसके निम्न 3 भाग होते हैं। पहला है सेरिब्रम। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर देख रहे हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या करता है, क्या होता है, तो इसको देखें। यह मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा व विकसित भाग होता है सेरिब्रम। यह चिंतन, ज्ञान, गणितीय संगणना, तार्किकता और बुद्धि का स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति आदि का केंद्र बिंदु होता है सेरिब्रम।
तो इससे जो हम चिंतन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, गणितीय संगणना करते हैं, तार्किक बुद्धि, स्मरणीय शक्ति, इच्छा शक्ति आदि का प्रयोग करते हैं, ये सेरिब्रम ही करता है। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसमें से जो सेरिब्रम होता है उसका काम होता है चिंतन, ज्ञान, गणितीय संगणनाएं, तार्किक बुद्धि, स्मरण शक्ति और इच्छा शक्ति आदि का एक केंद्र होता है। दूसरा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये पहचान करता है किन चीज़ों की, कोई ठंडी चीज़ है या गर्म है, शारीरिक चोट लगती है तो उसको सबसे पहले जानकारी लगती है, वही हमें बताता है कि चोट लगी हुई है। स्पर्श होना किसी का या किसी चीज़ को छूना, ये भी इसी से पता चलता है, थैलेमस से। और जो हाइपोथैलेमस होता है, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, ताप नियंत्रण, निद्रा चक्र नियंत्रण आदि का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। जिस प्यार के पीछे, प्रेम के पीछे आप पागल होते हो वो कुछ नहीं होता है, वो सब हाइपोथैलेमस का कमाल है। जैसे ही आप किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हो और हाइपोथैलेमस से क्या होता है, उसको मैसेज जाता है और वो आपको भावनात्मक रूप से गहराई में ले जाता है। मस्तिष्क का दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, जिसे मिड ब्रेन कहा जाता है। यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों से छोटा होता है। इसके 2 भाग होते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेडिकल। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है यह देखने और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन? कार्पोरा क्वाड्रिजेना। ये किसका भाग है? मध्य मस्तिष्क का। वहीं इसका दूसरा भाग है सेरिब्रल पेडिकल। इसे क्रूरा सेरिब्रे भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है, सेरिब्रल पेडिकल। अब हम पश्च मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। तो जो पश्च मस्तिष्क है, हाइंड या हिंड मस्तिष्क कहा जाता, ब्रेन कहा जाता है इसे। इसके 3 भाग होते हैं, सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लागांटा और पोन्स। तो सेरिबेलम क्या होता है? यह शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है, बेलम। यह रनिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, डांसिंग आदि के समय शरीर का संतुलन बनाता है, सेरिबेलम। अल्कोहल के सेवन के बाद सेरिबेलम निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए संतुलन बिगड़ता है। तो जब अल्कोहल का नशा होता है ना, तो क्यों व्यक्ति जो है वो असंतुलित हो जाता है, गिरने लगता है यहाँ वहाँ, क्योंकि सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का हिस्सा, वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। और किसका हिस्सा है? ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। मेंडुला ओब्लागांटा जो है यह रक्तदाब, श्वसन, हृदय धड़कन, छींक, उल्टी, हिचकी आदि को नियंत्रित करता है। अगला हिस्सा है पोन्स, मस्तिष्क के लिए निर्णय लेने में मदद करता है, साथ ही यह मेंडुला ओब्लागांटा को श्वसन प्रक्रिया में भी मदद करता है, पोन्स। अब हम मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे। यह प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, एक ऐसी क्रिया जिनका मस्तिष्क को पता नहीं होता और मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती है, उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। उदाहरणों के लिए पलकों का झपकना, मुंह में पानी आना आदि प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम उल्लेख मार्शल हॉल वैज्ञानिक ने दिया था, और ऐसी ही क्रियाओं का पता चलता है मेरुरज्जु को सीधे। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की बात करें तो मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल कहा जाता है इसे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। वहीं मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। साथ ही न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो यह भी याद रखना है कि न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। न्यूरॉन के कुछ भाग होते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है साइटोन। कौन सा है? साइटोन इसका पहला भाग है, और यह अंडाकार और केंद्रीय भाग होता है साइटोन। न्यूरॉन का न्यूक्लियस भी इसे कहा जाता है। तो जो साइटोन होता है इसे न्यूरॉन का न्यूक्लियस कहा जाता है। डेंड्राइड जो होता है यह धागे नुमा संरचना होती है, जिसकी संख्या 1 या अधिक होती है। इनका आधार मोटा एवं सिराएं जो होती हैं वो पतली होती हैं। तो ये जो होती हैं डेंड्राइड, इनका आधार मोटा होता है और सिराएं जो होती हैं वो पतली होती हैं। यह शरीर से प्राप्त संकेतों को साइटोन को भेजता है। तो यह धागे नुमा संरचना होती है डेंड्राइड। किसका हिस्सा है? तो ये न्यूरॉन का हिस्सा है। अभी तक हमने 2 देखे, एक तो साइटोन को, एक देखा डेंड्राइड को। अगला है एक्सॉन। यह न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग है एक्सॉन। एक्सॉन साइटोन से प्राप्त सूचनाओं को ग्रहण करके
अन्य ऊतक पेशियों तक भेजता है। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ प्रोटीन की परत पाई जाती है जो सूचनाओं को जल्दी से प्रेषित करने में मदद करती है। कहाँ पाई जाती है? एक्सॉन पर पाई जाती है माइलिन शीथ की प्रोटीन की परत। न्यूरॉन के प्रकार देखें तो अभी हमने क्या देखा है? सबसे पहले अभी देखा हमने न्यूरॉन के भाग, साइटोन, डेंड्रॉइड और एक्सॉन। अब हम इसके प्रकार को बात करेंगे न्यूरॉन के। तो पहला जो प्रकार है न्यूरॉन का वो है संवेदी, सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है इसे। यह शरीर के अंगों से संवेदन संकेत को मस्तिष्क तक ले जाता है। संवेदी, यह शरीर के अंगों से संवेदन संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाता है। मध्य इंटरनल न्यूरॉन जो होता है यह सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है, अर्थात निर्णय संकेतन का केंद्र होती है। और एक होता है मोटर न्यूरॉन, यह मस्तिष्क से संकेतों को शरीर के अंगों तक ले जाता है। मोटर न्यूरॉन। मस्तिष्क से संबंधित रोगों के बारे में अब हम जानेंगे। तो मस्तिष्क से संबंधित रोगों में पहला और महत्वपूर्ण रोग है पार्किंसन। पार्किंसन में क्या होता है? इसमें संपूर्ण शरीर कंपन करता है, इसी को बोलते हैं पार्किंसन। एक होता है अल्जाइमर, इसमें दिमागी बुखार और स्मृति विकार उत्पन्न होता है। इन्फ्लाइटिस जो होता है, इसे चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है। इन्फ्लाइटिस को अधिक तापमान के कारण यह बुखार होता है, चमकी बुखार इन्फ्लाइटिस कहा जाता है। तो पार्किंसन में शरीर कंपन होता है, अल्जाइमर में दिमागी बुखार या स्मृति विकार, और इन्फ्लाइटिस चमकी बुखार कहलाता है। दिमाग संबंधी एक और महत्वपूर्ण बीमारी है कोमा। क्या है? कोमा। इसमें मस्तिष्क में उद्दीपन समाप्त और अभाव हो जाता है। मेनिंजाइट्स, इसमें मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है मेनिंजाइट्स। परिणामतः मस्तिष्क का आकार जो है वो बढ़ जाता है। कुछ अन्य तथ्यों को भी देखते हैं। दो तंत्रिकाओं के मिलने का स्थान सिनेप्स कहलाता है। तो जहाँ पर दो तंत्रिकाएं मिलती हैं उसको क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। ईईजी, इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राफी, मस्तिष्क की क्रियाकलापों को जांचने की तकनीक है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह हृदय की गतिविधियों को दर्ज करता है। ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसका मतलब है नसों तथा मांसपेशियों का विद्युत परीक्षण होता है। छोटी छोटी कार्यात्मक इकाई की बात करें तो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल है। क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। वहीं ब्रेन की सबसे छोटी इकाई तंत्रिका है। क्या है? तंत्रिका है। सबसे छोटी इकाई तंत्रिका है। फेफड़े की सबसे छोटी इकाई जो है वो वायुकोष्ठ है या कूपिकाएं हैं इसके फेफड़ों की। और वहीं वृक्क की सबसे छोटी इकाई देखें तो वृक्काणु है। क्या है? वृक्काणु है वृक्क की सबसे छोटी इकाई। यकृत की सबसे छोटी इकाई में लोब्यूल जो है वो शामिल है। कौन सी? लोब्यूल शामिल है। अब हम मानव नेत्र संरचना को समझेंगे। एक मिनट रुकेंगे आप। मानव नेत्र की कार्यप्रणाली ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है। मानव नेत्र गोलक का व्यास 2.5 सेंटीमीटर और नेत्र का भार जो है 0.7 ग्राम होता है। मानव नेत्र का मेगापिक्सल जो होता है वो 576 होता है। यह पहले पूछा जा चुका प्रश्न है। तो देखो, पहले तो ये समझो कि मानव नेत्र की जो कार्यप्रणाली होती है, जैसे ऑटो फोकस कैमरा होता है ना कि वो ऑटोमेटिक रूप से कार्य करता है, वैसे ही मानव नेत्र की कार्यप्रणाली है। इसमें जो मानव नेत्र का गोलक होता है ना उसका व्यास होता है 2.5 mm नहीं cm है, सेंटीमीटर में है। 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है? उसका व्यास है। ये गणित पढ़ी होगी तो व्यास अच्छे से जानते होगे क्या है। नेत्र का भार 0.7 ग्राम होता है और मानव नेत्र का जो मेगापिक्सल होता है 576 मेगापिक्सल होता है। आंखों का कैमरा है ना। और आप कितने मेगापिक्सल के पीछे भाग रहे हो? 128 मेगापिक्सल के पीछे भाग रहे हो मोबाइल के पीछे कि ये लेना है वो लेना है। 576 से काम नहीं चल रहा है आप लोगों का, क्यों? नेत्र की संरचना में देखें तो इसके अलग अलग भाग हैं। जो सबसे पहला है श्वेत पटल। कौन सा है? श्वेत पटल है। श्वेत पटल के बारे में महत्वपूर्ण चीजें देखेंगे। सबसे पहला है श्वेत पटल। नेत्र के चारों ओर अपारदर्शी एक श्वेत कवच बना होता है।
इसका मुख्य कार्य आंखों के भीतरी भागों की सुरक्षा और प्रकाश अपवर्तन में मदद करना इसका मुख्य कार्य है श्वेत पटल का। ये जो आप देख पा रहे हो है ना, ये भरा हुआ है घेर के, यही है श्वेत पटल। कार्निया, आंख दान देते समय यही भाग डोनेट होता है। तो जब पूछा जाए प्रश्न कि आंख को दान करते समय या डोनेट करते समय आंख का कौन सा भाग जाता है, तो कार्निया जाता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपरिवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। कॉर्निया से जो है भाग से अपरिवर्तित होकर क्या करती हैं, नेत्र में प्रवेश करती हैं। आइरिस, यह कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी रंगीन झिल्ली होती है। आइरिस, इसका मुख्य कार्य पुतली के आकार को नियंत्रित करना है। साथ ही आइरिस का रंग सामान्यतः काला होता है, कुछ लोगों में यह नीला और भूरा भी होता है। तो जो आइरिस का रंग है वो काला होता है, कुछ लोगों में नीला और भूरा भी होता है आइरिस का रंग। पुतली की बात करें तो आइरिस के बीच वाले काले छिद्र को पुतली कहते हैं। यहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है। पुतली का आकार कम प्रकाश में बड़ा और अधिक प्रकाश में छोटा होता है। नेत्र लेंस की बात करें तो आइरिस के पीछे लचीला पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है जो हमें वस्तु को देखने में मदद करता है। यह द्वि उत्तल लेंस होता है। आयु बढ़ने के साथ इसका रंग भूरा होता जाता है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। लेंस की कोशिका का खराब होना काला मोतियाबिंद कहलाता है। अगर लेंस की कोशिका खराब हो जाए ना तो उसी को कहते हैं काला मोतियाबिंद। जालीय द्रव्य, नेत्र लेंस और कार्निया के बीच एक पारदर्शक पतला द्रव्य भरा रहता है जिसे जालीय द्रव्य कहा जाता है। यह इस भाग में उचित दबाव बनाए रखता है ताकि आंख लगभग गोल बनी रहती है। साथ ही यह कॉर्निया एवं अन्य भागों को पोषण भी देता रहता है। कचाव द्रव्य की बात करें तो कचाव द्रव्य जो है नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव्य भरा होता है जिसे कचाव द्रव्य कहते हैं। देखो, जो जलीय द्रव्य होता है ये नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक पतला द्रव्य भरा होता है। वहीं जो कचाव होता है वो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच। तो जालीय द्रव्य नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच और कचाव द्रव्य जो है वो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच है। रक्त पटल, नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है, रक्त पटल होता है। फिर आता है दृष्टि पटल। रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल या रेटिना कहा जाता है। रेटिना द्वारा बनाए गए चित्र वास्तविक और उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक और उल्टे होते हैं। सिलियरी मांसपेशी, ये लेंस के ऊपर व नीचे स्थित होती हैं। यह चित्र का समायोजन करती हैं। सिलियरी मांसपेशी, जब सिलियरी मांसपेशी सिकुड़ती हैं तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और जब यह स्थिर होती हैं तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं नेत्र का निकटतम बिंदु कहलाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और नेत्र की वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्यतः यह दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। तो जो निकट बिंदु होता है और दूर बिंदु होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको दृष्टिपरास के नाम से जाना जाता है। अब हम शिलाका कोशिकाएं रेड सेल के बारे में जानेंगे। तो रॉड कोशिका रात को देखने में मदद करती हैं। यह केवल काले और सफ़ेद रंग को डिटेक्ट करती हैं। मानव नेत्र में इनकी संख्या 120 मिलियन होती है। उल्लू में इसकी संख्या जो है वो सर्वाधिक होती है। शंकु कोशिकाएं, तो शंकु कोशिका दिन में देखने में मदद करती हैं। तो देखो, जो रॉड कोशिकाएं हैं रात में देखने में और जो शंकु कोशिकाएं हैं दिन में देखने में। ये लाल, हरा और नीले रंग को डिटेक्ट करती हैं। मानव नेत्र में इनकी संख्या 6 मिलियन होती है। अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, यह प्रकाश का प्रभाव सबसे कम होता है अंध बिंदु पर। वहीं पीत बिंदु, येलो स्पॉट, यहाँ प्रकाश का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ऑप्टिक नर्व, यह आंख से मस्तिष्क को संकेत भेजती है। ऑप्टिक नर्व। अब हम दृष्टि से संबंधित रोगों को समझेंगे। पहला जो रोग है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं उसे धुंधली दिखाई पड़ती हैं। इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो उल्टा सा होता है कि निकट दृष्टि दोष नाम है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है और दूर की जो वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती है। कारण क्या कहलाता है? इसका कारण जो होता है वो होता है लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, ताकि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई
धुंधली दिखाई देती है, पास की वस्तु साफ दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में। इसके बाद जो दूसरा है वो है दूरदृष्टि दोष। कौन सा है? दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है प्रभाव? व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु जो है वो धुंधली दिखाई देती है। और इसका कारण क्या होता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से बनना बंद हो जाता है, रेटिना से बाद में बनना शुरू होता है, तो इसको को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। उपचार क्या है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति को दूर और पास दोनों की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। कारण होता है सिलियरी मांसपेशियों के कम होने पर उम्र बढ़ने के कारण। उपचार क्या होता है? दीफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें। दीफोक्सी लेंस जो होता है उसका प्रयोग होता है इसमें जरा दृष्टि दोष में। दृष्टि वैमनस्य दोष। इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। रेटिना पर प्रकाश का फैलना और कॉर्निया का सिकुड़ना इसका कारण है। और इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि से संबंधित एक रोग है मोतियाबिंद। इसमें व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म होने लगती है एवं वस्तु जो होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका कारण होता है लेंस की जो परतें हैं, परतों का सफ़ेद होना या भूरा होना मोतियाबिंद का कारण होता है। इसका उपचार है आधुनिक विधि में मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है जिसे इंट्राऑक्यूलर लेंस कहा जाता है। अब हम श्वसन तंत्र को समझेंगे। अभी हमने नेत्र से संबंधित बहुत सारी चीज़ें समझ ली, पूरी आँख को समझ लिया, जो जो कुछ होता है आँख में सब कुछ, है ना। अब हम श्वसन तंत्र को समझेंगे। तो श्वसन तंत्र में जो हमें देखना है उसमें श्वसन तंत्र के अंग, है ना, विभिन्न अंग, श्वसन के वर्णक, श्वसन व श्वसन में अंतर, ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में अंतर, ये सब देखना है। श्वसन तंत्र देख रहे हैं अब हम। प्रत्येक जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जीव को कार्बनिक भोज्य पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा प्रदान करती है। भोज्य पदार्थों के विघटन की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन की यह क्रिया फुफ्फुस से ही संपन्न होती है, अतः इसे फुफ्फुस श्वसन या कहते हैं। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया में ऑक्सीजन रुधिर से मिलती है तथा CO2 शरीर से निष्कासित होती है, अतः इसे गैसीय विनिमय भी कहते हैं। क्या होता है? गैस जो होती है ना वो एक्सचेंज हो रही होती है, ऑक्सीजन जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड से एक्सचेंज होती है। इसमें श्वसन तंत्र में वायु प्रवाह होता है नाक से, ग्रास नली से गले से होते हुए श्वास नली और श्वासनी से वायु कोष्ठ में वायु जो होती है वो पहुंचती है। मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग हैं। एक तो घ्राण तंत्र होता है, इसमें सूंघने की क्षमता होती है, यह भाग नाक में स्थित होता है और यह विशेषतः गाय व कुत्ते के अधिक विकसित होते हैं। घाटी ढक्कन एक होता है, यह अंग भोजन को नाक में जाने से रोकता है। भोजन निगलते समय मुंह बंद हो जाता है घाटी ढक्कन के कारण। टेंटुआ, यह अंग खर्राटे के लिए जिम्मेदार होता है। फेफड़ा, तो फेफड़ों का मुख्य कार्य रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाकर रक्त को शुद्ध करना। इन्हें वॉशरमैन ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। दाएं फेफड़े का आकार बड़ा एवं अधिक वजनी लगभग 350 ग्राम होता है, जबकि जो बायां फेफड़ा होता है ना उसका आकार छोटा और 250 ग्राम का होता है। ग्रासनी जो होती है यह ग्रासनली एवं वायुनाल के मध्य क्रॉसिंग पथ का कार्य करती है। ग्रासनी। लेरिंग्स, इन्हें स्वर रज्जु वॉइस बॉक्स कहा जाता है, यहीं से स्वर उत्पन्न होता है लेरिंग्स से। श्वास नली की बात करें तो इसे विंड पाइन भी कहा जाता है। छींक का प्रारंभ यहीं से होता है। ट्रेकिया में श्लेष पदार्थ उपस्थित होता है जो धूल कण व बैक्टीरिया को फेफड़ों में जाने से रोकता है, इसी कारण छींक वगैरह आते हैं ये। श्वसनी जो होता है, फेफड़ों में उपस्थित लोब्स के समूह को ब्रंकाई कहा जाता है। फेफड़ों में कुल 5 लोब्स उपस्थित होते हैं, इन्हें फेफड़ों का हाईवे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेफड़ों का हाईवे कहा जाता है। अगला है कूपिकाएं या वायुकोष्ठ। यह फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होती है, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं की संख्या लगभग 200 से 300 मिलियन होती है
और डायफ्राम की बात करें तो फेफड़ों का निचला भाग होता है डायफ्राम, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में सहायक होता है। अगला है थोरैक्स, यह फेफड़ों का ऊपरी भाग होता है जो कि फेफड़ों और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम प्रमुख जीवों में श्वसनीय अंग देखेंगे तो मछली में जो श्वसन अंग होते हैं गलफड़े, मेंढक में त्वचा व फेफड़े, केंचुआ जो होता है वह लीच जोंक, गोंच जिसे कहा जाता है उसमें त्वचा, कॉकरोच, कीट और आर्थ्रोपोडा में ट्रेकिया, बिच्छू में बुकलंग और स्तनी पक्षी, व्हेल मछली और डॉल्फिन में फेफड़े कार्य करते हैं। श्वसनीय वर्णक की बात करें तो बेरंगीन रासायनिक पदार्थ जो रुधिर में श्वसन गैसों का परिवहन करते हैं श्वसन वर्णक कहलाते हैं। निम्नलिखित श्वसन वर्णक परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं तो जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ये मानव में होता है और लाल रंग होता है इसका। हीमोसाइनिन ऑक्टोपस में होता है, हीमोसाइनिन इसका नीला रंग होता है। और हीमोलिम्फ कॉकरोच में होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। श्वासोच्छ्वास जो होता है ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। इनकी दर 12 से 15 प्रति मिनट होती है। इसमें प्रतिदिन 400 से 500 ml जल निकलता है ब्रीथिंग में। तो गैस नाइट्रोजन जो है इनहेल और एक्सहेल के यहाँ वर्णन दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं ना आएंगे आगे, तो इसको छोड़ देते हैं। श्वसन जो है यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें सामान्यतः कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। श्वासोश्वास एवं श्वसन जो है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अंतर क्या होता है? ब्रीथिंग जो होती है एक भौतिक क्रिया है, जबकि श्वसन जो है एक रासायनिक क्रिया है। ब्रीथिंग में सांसों का आदान प्रदान, गैसों का जो है वो आदान प्रदान होता है, जबकि इसमें कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है ब्रीथिंग में, जबकि जो श्वसन होता है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और एटीपी के रूप में संचित होती है। जो ब्रीथिंग होती है उसमें क्रिया कोशिका से बाहर होती है, जबकि श्वसन में जो है कोशिका के अंदर होती है। और श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होती है, जबकि श्वसन की क्रिया जीवधारियों में होती है, लगभग सभी जीवधारियों में होती है। अब हमें देखना है आक्सी एवं अनाक्सी श्वसन में अंतर। तो आक्सी एवं वायवीय श्वसन और अनाक्सी या अवायवीय श्वसन जो होता है, आक्सी श्वसन में जो क्या होता है क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि जो अनाक्सी श्वसन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सी श्वसन जो है यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य माइटोकांड्रिया दोनों में पूर्ण होती है और क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जबकि अनाक्सी श्वसन जो है इसमें केवल जीव द्रव्य में ही ये पूर्ण होती है और इसमें ग्लूकोज अपूर्ण ऑक्सीकरण में होता है। अनाक्सी श्वसन जो है इसमें ग्लूकोज, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज एक अणु में 36 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, जबकि अनाक्सी में क्या होता है क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। ऑक्सी श्वसन का उदाहरण है अधिकतम जंतु एवं पौधों में, वहीं अनाक्सी श्वसन जीवाणु, परजीवी, ईस्ट जंतुओं में होता है। एग्जाम्पल एटीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन ट्रिफोस्फेट। इसे करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अधिक जिम या हार्ड वर्क करने से शरीर में मसल्स में दर्द लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो ये पूछा गया है पहले कि जो मसल्स में दर्द होता है किस वजह से होता है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। यह अनाक्सी श्वसन का उदाहरण है। एल्कोहल व दही निर्माण में अनाक्सी श्वसन होता है। और माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्रेब्स चक्र का संबंध कोशिकीय श्वसन से है। फेफड़ों में लोब्स की कुल संख्या 5 होती है। श्वसन दर का मापक जो स्पाइरोमीटर में होता है, श्वसन दर का जो मापक है वो स्पाइरोमीटर में होता है। और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो श्वसन दर भी बढ़ती है। तोते में लेरिंग्स की जगह सिरेंक्स होता है, जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा बोल सकता है, इसीलिए तोता थोड़ा थोड़ा बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि लेरिंग्स की जगह इनमें सिरेंक्स होता है। तो ये तो था श्वसन से संबंधित जानकारी, है ना। अब जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र को इसका जो ये वीडियो है इसका पार्ट 2 बना लेंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा करीब करीब 45 मिनट का, तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये जो आपका टॉपिक है मानव शरीर संरचना, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लेते हैं। तो पार्ट 1 तो यही है जिसे अभी आप देख रहे हो, पार्ट 2 इसके बाद आपको 1 डेढ़ घंटे बाद मिल जाएगा, तो उसे भी देख लेना है।
तब तक के लिए जय हिंद।